हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू माय चैनल जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए आज का टॉपिक है परिवहन यानी कि परिसंचरण। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवहन और परिसंचरण क्या है? परिवहन और परिसंचरण एक ही है जिसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि नाम से ही हम लोग देख रहे हैं परिवहन। क्या देख रहे हैं नाम से? परिवहन। तो परिवहन का अर्थ क्या होता है? यानी कि वाहन और परि का मतलब जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका क्या करना, वाहन करना, वो क्या कहलाता है? परिवहन। यानी कि इसी में आता है परिसंचरण, यानी कि चारों ओर उसका क्या होना, प्रवाह होना, उसको क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं क्या होता है। पौधों तथा जंतुओं में एक भाग से दूसरे भाग तक पदार्थ अवशोषित करके दूसरे भाग तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? परिसंचरण कहा जाता है। यानी कि परिसंचरण क्या होता है कि एक भाग में पौधों को यानी कि पोषकों को क्या करना, अवशोषित करना और उसके अन्य भाग तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिसंचरण यानी कि परिवहन कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं परिसंचरण कितने प्रकार के होता है। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मान के चलो पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ पे बनाते हैं? पत्तियों में, फिर वो जड़ों तक जाता है। तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा जाती है? परिवहन के द्वारा। अब जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना केवल हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। और हमने बताया था इसका जो होता है बड़ी आंत में जो रसांकुर होते हैं, छोटी आंत में जो रसांकुर होते हैं, उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है? पोषक पदार्थों का अवशोषण कर दिया जाता है। फिर अवशोषण करके वो हमारी हर एक कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ये किस प्रकार से पहुंचता है? ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परिवहन यानी कि परिसंचरण कहलाती है। तो चलिए देखते हैं परिसंचरण कितने प्रकार से होता है। जो परिसंचरण की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होता है खुला परिवहन, दूसरा होता है बंद परिवहन। जैसे कि हमने देखा खुला परिवहन में क्या होता है? रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं नहीं होती हैं। इसमें मान के चलो एक मुख अगर रुधिर वाहिनी है तो वहीं से निकल करके रुधिर जो है सीधे के सीधे सभी कोशिकाओं में आ जाता है। यानी कि हम लोग यूँ कहें कि अगर हम लोग अपने उसमें बॉडी में देखते हैं तो उसमें रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, रुधिर पूरे शरीर में फैला हुआ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा हो गए और मोलास्का हो गए। आर्थ्रोपोडा मोलास्का संघ अगर तुम लोगों को नहीं याद है तो उसको याद रख लेना, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में कीट वगैरह आते हैं। आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में जो होते हैं जलीय जीव आते हैं, जैसे कि जोंक हो गई। तो इनमें क्या होता है कि परिसंचरण के लिए कोई रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती हैं। अगर एक मुख्य रुधिर वाहिनी है तो वही रुधिर वाहिनी क्या करती है? केवल सीधे क्या करती है? रुधिर को सभी ऊतकों में डायरेक्ट पहुंचा देती है। तो रुधिर जो होता है हर एक यानी कि ऊतकों में, कोशिकाओं में भरा हुआ होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि बंद परिवहन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अंगों की कोशिकाओं में सीधे रुधिर के संपर्क में रहती हैं, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो रुधिर के सीधे संपर्क में रहती हैं। आगे क्या है? बंद परिवहन जैसे कि हमने देखा क्लोज्ड परिसंचरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें क्या होता है? जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। तो रुधिर कोशिकाएं तक जो है सीधे रुधिर कोशिकाओं तक सीधे हृदय द्वारा ना जा करके सिरा और धमनियों द्वारा पहुंचता है। मतलब रुधिर जो है रुधिर कोशिकाओं तक जो है सीधे रुधिर जो है कोशिकाओं तक सीधे जो है हृदय द्वारा ना जा करके, जबकि क्या होता है? सिरा और धमनियों के द्वारा पहुंचता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फिलहाल सिरा तो रुधिर को पहुंचाती नहीं है, पहुंचाने का काम कौन करती हैं? कोशिकाओं तक रुधिर को धमनियाँ करती हैं, जबकि सिराएं क्या करती हैं? ये जो है रुधिर को कोशिकाओं से ला करके हृदय तक पहुंचाती है, ठीक है। तो इसे बंद परिसंचरण कहते हैं। सीधी सी बात है, जिसमें रुधिर वाहिनियाँ हों यानी कि सिरा और धमनियाँ हों वो बंद परिसंचरण, और जिसमें रुधिर यानी कि सिरा और धमनियाँ ना हो वो खुला परिसंचरण। बस सिंपल सी भाषा याद रखो। जिसमें रुधिर परिसंचरण यानी कि रुधिर वाहिनियाँ हों वो कौन सा परिसंचरण? खुला परिसंचरण। जिसमें रुधिर वाहिनियाँ और हों तो वो कौन सा होगा? बंद परिसंचरण। जिसमें ना हो वो खुला परिसंचरण। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है? धमनी द्वारा जो होता है कोशिकाओं तथा आवश्यक पदार्थों को पहुंचाते हैं। यानी कि धमनियाँ क्या करती हैं? जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा
कि धमनियाँ जैसे हमने कहा वो क्या करती हैं, रुधिर को कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। तो जब धमनियाँ रुधिर को कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं तो साधारण सी बात है, जितने भी आवश्यक पदार्थ होंगे जैसे कि ग्लूकोज हो गया। अब आवश्यक पदार्थ को थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। आवश्यक पदार्थ में क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गए, है ना, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए। तो इन सबको जो पहुंचाया जाता है हर एक कोशिकाओं तक रुधिर के माध्यम से, तो वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, धमनियों के माध्यम से। ठीक है, वहीं पर क्या होता है कि जो कोशिकाओं में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ सभी को पता है, नाइट्रोजन फॉर्म में, अमोनिया फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि क्या होती है कि रुधिर में मिलती है और सिराओं के द्वारा रुधिर में क्या कर दी जाती है, सिराओं के द्वारा जो है रुधिर में डाल दी जाती है। सिराओं से रुधिर से होते हुए यानी कि उसको अलग अलग पार्टों में दे दिया जाता है। जैसे कि विषैले पदार्थ जो होते हैं वो यकृत को दे दिए जाते हैं रुधिर द्वारा। ठीक है, और जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जो अमोनिया युक्त पदार्थ, खासकर करके जो यूरिया होती है, यूरिन के रूप में किडनी को दे दी जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फेफड़ों को दी जाती है। तो ये कार्य कौन करता है, सिराएं करती हैं। तो सिराओं का मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि सिराएं क्या करती हैं, ये जो सिराएं हैं, सिराओं का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये उत्सर्जित पदार्थ को लेकर के किसको देती हैं, किडनी को, यानी कि जो यूरिया वाले होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको देते हैं फेफड़ों को। और जो हमारा होता है यानी कि विषैले पदार्थ उसको किसको दिया जाता है, यकृत को। ठीक है, तो चलिए अब बंद परिसंचरण किस में होता है, जैसे कि हमने कहा खुला परिसंचरण जो होता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है जो बंद परिसंचरण होता है वो स्तनधारियों जीवों तथा पक्षियों में सरीसृप में इनमें पाया जाता है। यानी कि उच्च वर्ग के श्रेणी के जो जीव होते हैं, खास कर करके जो स्तनधारी, उनमें कौन सा परिसंचरण पाया जाता है, बंद परिसंचरण पाया जाता है। अब देखते हैं मानव में परिसंचरण। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, तो जैसे कि हमने कहा मानव एक स्तनधारी है, तो स्तनधारी में कौन सा परिसंचरण होगा, बंद परिसंचरण होगा। ठीक है, तो क्या होता है, मानव में शरीर की सभी कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ परिसंचरण द्वारा ही पहुंचते हैं। ठीक है, किसके द्वारा पहुंचते हैं, परिसंचरण द्वारा ही पहुंचते हैं। और यह कार्य परिवहन यानी कि परिसंचरण तंत्र द्वारा किया जाता है। परिवहन यानी कि किसके द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा। परिवहन को ही क्या कहा जाता है, परिसंचरण। ठीक है, तंत्र द्वारा किया जाता है। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, परिवहन तथा परिसंचरण तंत्र के द्वारा। ठीक है, तो जो परिसंचरण का कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, अब परिसंचरण जो मानव में होता है, परिसंचरण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है रुधिर परिसंचरण और एक होता है लसिका परिसंचरण। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, रुधिर परिसंचरण की, और बाद में किसकी बात करते हैं, लसिका परिसंचरण की। ठीक है, तो रुधिर परिसंचरण क्या होता है कि रुधिर किस प्रकार से कौन कौन से पदार्थों को कहाँ पर अवशोषित करता है, कैसे ये पंप होता है। रुधिर परिसंचरण की जब भी बात की जाएगी तो इसमें मेन आता है हृदय। हृदय की हमारी जो गति होती है वो रुधिर परिसंचरण में सहायक होती है, यानी कि रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर बहता है वो हृदय की गति के कारण ही बहता है। ठीक है, तो रुधिर परिसंचरण में क्या क्या आता है, यानी कि रुधिर परिसंचरण को अगर देखा जाए तो रुधिर परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं में पोषक तत्वों तक पहुंचाना रुधिर परिसंचरण कहलाता है। ठीक, रुधिर के द्वारा सभी कोशिकाओं में पोषक तत्वों को पहुंचाना क्या कहलाता है, रुधिर परिसंचरण कहलाता है। रुधिर परिसंचरण को किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको टिक कर लो, ये ऑप्शन में पूछा जाएगा आपका कि रुधिर परिसंचरण किसने दिया था, तो विलियम हार्वे ने दिया था। ठीक, तो किसने दिया था रुधिर परिसंचरण को, विलियम हार्वे ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर का जो परिवहन होता है वो रुधिर परिवहन तंत्र द्वारा होता है। और रुधिर परिवहन तंत्र में कौन कौन से आते हैं, रुधिर मेन तो पहला रुधिर ही हो गया, दूसरा धमनी हो गया, सिरा हो गया, और क्या हो गया, हृदय हो गया। ठीक है, हृदय भी इम्पॉर्टेंट है।
तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले रुधिर के बारे में। रुधिर की जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद में सिरा और धमनी अगले पार्ट में किया जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो पहले किसके बारे में किया जाता है? रुधिर के बारे में। तो देखते हैं रुधिर। चलिए देखते हैं रुधिर। रुधिर क्या होता है? जैसे कि हमने कहा कि रुधिर भी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। तो यह एक क्या है? संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है बेटा? संयोजी ऊतक है। यानी कि ये क्या करता है? शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी का मतलब जोड़ना होता है ना। तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब बहने वाला संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि क्षारीय होता है। और जो मनुष्य होता है जो स्वस्थ हो, जिसमें रुधिर की कमी ना हो, तो उसमें जो रुधिर होता है 5 से 6 लीटर होता है, जो कि मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। ठीक है। तो सिंपल सी भाषा ये कह लें कि अगर 70 किलो का कोई व्यक्ति है, कितने केजी का? 70 केजी का अगर कोई व्यक्ति है, तो उसमें रुधिर कितना पाया जाएगा? लगभग 5 से 6 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर या 6 लीटर तक पाया जाएगा। ठीक है। अब रुधिर जो होता है ना, वो 2 चीज़ों से मिल करके बना होता है। एक तो आता है प्लाज्मा, और एक क्या आता है? रुधिर कणिकाएँ। क्या आता है? रुधिर कणिकाओं से मिल करके बना होता है। ठीक है। रुधिर में जो जल की मात्रा 79% होती है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे ये तीनों। एक ये वाला तरल संयोजी ऊतक है, पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। शरीर का कुल भार का 7 से 8% होता है। प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी? प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का होता है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जब कभी चोट लगती है, ठीक है, तो चोट लगने पर क्या होता है कि अगर हम रुधिर को साफ़ कर दें, बिल्कुल हल्की सी खरोंच अगर आती है, खरोंच की हम बात कर रहे हैं, तो अगर खरोंच आई तो वहाँ पे देखा होगा कि रुधिर ना निकल करके प्लाज्मा हल्के पीले पीले रंग का लिक्विड निकलता है, और वो फिर पीला पीला धीरे धीरे क्या हो जाता है? जम जाता है, रुधिर बहना बंद हो जाता है। तो वो जो हल्के पीले रंग का जो लिक्विड निकलता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। सिंपल सी बात है, अगर रुधिर क्षारीय है तो प्लाज्मा का प्लाज्मा क्या है? रुधिर का ही भाग है, तो ये भी क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये रुधिर का कितना होता है? सबसे अधिक भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा ही होता है। लगभग कितना होता है? 55% भाग होता है, और इसमें जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, 90% जल होता है। ठीक है। अब ये प्लाज्मा करता क्या है? प्लाज्मा में रुधिर प्रोटीन होते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो होता है प्रोथैम्ब्रिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है, हिपैरिन, ये प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं? जैसे प्रोथैम्ब्रिन और फाइब्रिनोजन हो गया, ये रुधिर को जमाते हैं। जब चोट लगती है तो रुधिर जो जमने का प्रोसेस होती है वो इन्हीं प्रोटीन के कारण होती है। दूसरा एक प्रोटीन इसमें होता है हिपैरिन। देखो इसमें नीचे लिख रखा हुआ है, प्लाज्मा में हिपैरिन प्रोटीन होता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है। तो ये प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में ही। तो रुधिर प्रोटीन जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। ग्लूकोज की मात्रा भी किस में पाई जाती है? प्लाज्मा में। दूसरा क्या होता है? एमिनो अम्ल, वसा, यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो भी किस में पाए जाएंगे? प्लाज्मा में। अगला क्या होता है कि हार्मोन्स भी होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी किस में होते हैं? प्लाज्मा में। ठीक है। अब थोड़ा तुम लोग इसमें जान लो हार्मोन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? होने वाले जैविक क्रियाओं की गति को धीमा कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो कुछ जैसे वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, तो जैसे वृद्धि होती है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो गति को क्या करते हैं, यानी कि होने वाली क्रियाओं को क्या करते हैं? तीव्र कर देते हैं या धीमे कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? तुम लोगों ने सुना होगा कि जब भी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर कहते हैं कि एंटीसेप्टिक्स जो हैं दवाइयाँ ले लो, या एंटीसेप्टिक एंटीबॉडीज़ मेडिसिन्स ले लो, है ना। तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में भी बनते हैं और हम लोग बाहर से भी लेते हैं। तो क्या होता है कि जब फीवर वगैरह आता है तो कभी कभी देखा होगा कि खुद अपने आप ठीक हो जाता है। तो खुद अपने आप कैसे ठीक होता है? अपने आप ठीक नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर में जो होता है एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। ठीक है।
एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। और उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो भी किस में मिले हुए होते हैं? प्लाज्मा में। ठीक है, जैसे कि हमने बताया प्लाज्मा में एक हिपैरिन प्रोटीन पाया जाता है। हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि है क्या है? रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकती है। ठीक है, ये हिपैरिन प्रोटीन क्या करती है? रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकती है। आगे देखते हैं रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार से होती हैं? जैसे कि हमने कहा प्लाज्मा कितने भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि रुधिर कितने भागों में बटा हुआ होता है? 2 भागों में, प्लाज्मा और एक किस में होता है? रुधिर कणिकाओं में। तो प्लाज्मा में क्या आता है? प्लाज्मा में जैसे कि अभी हमने बता दिया ये लगभग 55% होता है। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं? रुधिर कणिकाओं की। तो रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जिनको क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पस कहते हैं, या जो है आरबीसी कहते हैं। वहीं पर एक आता है, क्या आता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, इनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और ये जो तुम्हारी हैं वाइट ब्लड कॉर्पल्स हैं, कौन सी हैं? वाइट ब्लड कॉर्पल्स हैं, जिनको क्या कहते हैं? WBC कहते हैं। अब बात किसकी करते हैं? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को ही प्रोथेम्ब्रिन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी रोग होता है, कौन सा रोग होता है जिसको कहा जाता है टाइफाइड, तो टाइफाइड जब बुखार आता है, देखा होगा सभी लोगों ने, तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। रुधिर का जो होता है 40% भाग क्या होता है? आरबीसी बनाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें जो है केंद्रक नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पे टिक करो, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो इसको भी टिक करो। 54 लाख प्रति क्यूबिक mm में। क्यूबिक मीटर को हम mm क्यूब में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? mm क्यूब में, यानी कि मिलीमीटर क्यूब लिख सकते हैं प्रति क्यूब। ये जो क्यूबिक मीटर लिखा है इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। इनकी संख्या होती है। हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग लाल होता है, यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 का परिवहन करता है, यानी कि फेफड़ों से O2 को लेकर के हरे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, अब आगे क्या है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि रुधिर का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और रुधिर मरता कहाँ पे है जा करके? पहले ही हमने बताया था जब यकृत पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि यकृत की गुफर कोशिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी? यकृत की गुफर कोशिकाएं क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यकृत की गुफर कोशिकाओं में क्या होता है? ये जो हमारी आरबीसी होती हैं वो डेड होती हैं। उसमें से जिनका हीमोग्लोबिन होता है उसको तोड़ करके ग्लोबुलिन बनाया जाता है। ग्लोबुलिन क्या होता है? जो कि पित्तरस होता है। ग्लोबुलिन क्या होता है? पित्तरस होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में जो आयरन उपस्थित होता है उसको अलग करके अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अब आगे किसकी बात करते हैं? जो एनीमिया रोग होता है, कौन सा रोग होता है? एनीमिया, यानी कि रुधिर क्षीणता जिसको कहते हैं। तो एनीमिया रोग में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, यानी कि हंसिया के आकार के हो जाते हैं। हंसिया कुछ इसी तरीके से सब लोगों ने गाँव में देखी होगी ना, हंसिया सभी लोग देखते होंगे। अगर नहीं भी देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो ऐसे समझ लो जैसे द्विउत्तल होते हैं। एक उत्तल लेंस ऐसे बना, मतलब एक उत्तल लेंस ऐसे बना और दूसरा इसी में ऐसे बना दिया गया, तो द्विउत्तल लेंस की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन के अणु हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़ नहीं पाते हैं। जब ये हीमोग्लोबिन के अणु इस आकार के होने के हीमोग्लोबिन के अणु इस आकार के होने के कारण अणुओं को नहीं जोड़ पाते हैं, तो जो है ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब इसमें रुधिर क्षीणता इसलिए हो जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन अणु क्या होते हैं? विकृत होते हैं। तो रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ही काउंट की जाती है, खासकर करके मेन रूप से जब भी रुधिर की बात की जाएगी तो हीमोग्लोबिन ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको रुधिर क्षीणता भी रोग कहते हैं। अब जो आरबीसी होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन तक होता है, यानी कि 120 दिन तक ये जिंदा होती है। उसके बाद में फिर ये जब मृत हो जाती हैं तो ये कहाँ पे जाती हैं? यकृत की गुफर कोशिकाओं में, और यकृत की गुफर कोशिकाओं में इनको जो है इनके हीमोग्लोबिन को तोड़ करके किस में बदल दिया जाता है? ग्लोबुलिन में। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं? WBC। तो इनका आकार क्या होता है? आरबीसी से बड़ा होता है। इनका आकार क्या होता है? आरबीसी से बड़ा होता है, और इनकी संख्या जो है काफ़ी कम होती है आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों की तुलना में सबसे कम यही होती हैं। तो 6000 से 10,000 mm क्यूब में पाई जाती हैं, यानी कि मिलीमीटर क्यूब में। अगर हमने 1 मिलीमीटर रुधिर लिया तो उसमें इनकी संख्या कितनी होगी? 6 से 10,000 के बीच में है तो नॉर्मल है। अगर 6000 से कम हो गई, 2000 हो गई, 1000 हो गई, तो फिर इनकी संख्या कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें
इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनकी संख्या जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और एक जो है इम्पॉर्टेंट, देखिए ये मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है इनकी संख्या, और इनमें केंद्रक पाया जाता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका जो है आकार अनियमित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरी चीज़, ये क्या करते हैं, रोगाणुओं या जीवाणुओं का भक्षण करके हमें रोगों से क्या करते हैं, बचाव करते हैं। किससे बचाव करते हैं, करके रोगों से बचाव करते हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो इसमें जो होता है कि जैसे रोग हमारे शरीर में जो भी रोगाणु, जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है, ध्यान से अगर आप लोग देखें, एक हमने पॉइंट लिखा है कौन सा, रोगाणु, और एक कौन सा लिखा है, जीवाणु। तो जीवाणु और रोगाणु का मतलब एक ही है। कैसे मतलब एक ही है, रोगाणु का मतलब क्या होता है कि वे अणु जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं, और जीवाणु सभी लोग जानते हैं बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया तो रोग उत्पन्न करते हैं। अब ये जो हमने रोगाणु लिख दिया ना, इसमें जीवाणु भी आ सकते हैं, विषाणु भी आ सकते हैं, कवक भी आ सकते हैं, मतलब कोई भी वो अणु आ सकते हैं जो रोग को क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, रोगाणु। तो ये जब शरीर के अंदर जाते हैं तो शरीर में जो हमारी WBC कोशिकाएं होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। इनमें लगभग ये 5 प्रकार की होती हैं। अगर पूछा जाएगा कि RBC कितने प्रकार की होती हैं, तो क्वेश्चन कितना लिखना है, 5 प्रकार की होती हैं। सीधे कितने प्रकार के बता देना है, 5 प्रकार की। जैसे उंगलियां 5 होती हैं तो 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो WBC कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। इसमें से जो 3 होती हैं, वो 3 किस बेसिस पे होती हैं, वो कणिका में होती हैं, कणिका के आधार पर होती हैं। और जो 2 होती हैं वो कणिका मतलब विहीन होती हैं। तो उन 2 में एक आता है मोनोसाइट्स और एक आता है लिम्फोसाइट्स। जैसे हमने यहाँ पे कहा इनका आकार RBC से बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी जो आकार में होती हैं कोशिकाएं, वो कौन सी होती हैं, मोनोसाइट्स। कौन सी होती है, मोनोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। वास्तव में जो हमारे शरीर में रोगों से बचाव होता है ना, रोगों से बचाव, ये यहाँ पे लिखा है ना, रोगों से बचाव होता है। तो ये जो रोगों से बचाव होता है वो लिम्फोसाइट कोशिकाओं के कारण ही होता है। और लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। कौन कौन सी होती हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, जो कि क्या करती हैं, यानी कि प्रति का मतलब दूसरे जीवाणु और रक्षा का मतलब रक्षा करती हैं। तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं यानी कि वे कोशिकाएं जो दूसरे जीवाणुओं से क्या करें, रक्षा करें, कौन सी होती हैं, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फोसाइट कोशिकाओं में आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, WBC कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमने बताया, इसलिए इनका जीवन काल भी भिन्न भिन्न होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि WBC कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो अगर आपके ऑप्शन में 2 से 4 दिन तक है तो उसमें भी आप टिक कर सकते हैं। अगर 20 दिन है तो उसमें भी आप टिक कर सकते हैं। अगर पूरी लाइफ टाइम है तो उसमें भी आप टिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं तो ये प्रतिरक्षा इस तरीके से बनाती हैं कि ये प्रतिरक्षा जीवन भर चलती है। जैसे टीका लगता है तो टीका लगने के बाद में क्या होता है कि ये जो हमारी होती है जीवन भर चलती रहती हैं। वहीं पर जैसे हमने बताया दो होती हैं, एक कणिका के आधार पर और एक जिनमें कणिका पाई जाती हैं तो वो कणिका में, और जिसमें कणिका नहीं पाई जाती हैं वो कणिका विहीन, ठीक है। तो जो कणिका में होती हैं कोशिकाएं, उनका जीवन काल निश्चित होता है। कुछ का जो होता है 2 से 4 दिन तक होता है, कुछ का 20 दिन तक होता है, ठीक है, 6 दिन तक भी होता है। तो इसलिए जैसा आपको ऑप्शन में मिले वैसा आप कर सकते हैं। इनका फिलहाल जो है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, इसलिए इनका जीवन काल भी क्या होता है, भिन्न कोशिकाओं का अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है, के लिए भिन्न होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जैसे कि हमने बताया, इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति mm क्यूब होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी होती है, 2 से 5 लाख प्रति मीटर क्यूब रुधिर में। इंपॉर्टेंट, इसको टिक करो, ठीक है। अब जैसे कि WBC की संख्या कितनी होती है, 6 से 10,000। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख। तो संख्या प्लेटलेट्स की ज़्यादा है किसकी तुलना में, RBC की, ठीक है। अब इनका कार्य क्या होता है, ये रुधिर स्कंदन में सहायक होती हैं, यानी कि रुधिर जब चोट लगने पर रुधिर जमता है ना, जैसे कि हमने बताया हेपेरिन क्या करता है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता है। वही हमने बताया प्रोथेम्ब्रिन और फाइब्रिनोजन, जो कि क्या करता है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर चोट लगने पर जब रुधिर बाहर निकलता है तो उसको जमने में सहायक होता है। उसी तरीके से जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी यही काम करती हैं, एक तरीके से सहायक होती हैं किसमें, जो रुधिर के जमने में, ठीक है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और केंद्रक जो है RBC में भी नहीं पाया जाता है, लेकिन WBC में पाया जाता है। प्लेटलेट्स का कब्रिस्तान जो है किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। इनका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, प्लीहा को। कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये डेड होती है ना, जब ये डेड होती हैं
तो ये कहाँ पे जा कर के यानी कि जाती हैं, प्लीहा में, ठीक है। तो जब ये मरती हैं तो ये कहाँ पे जाती हैं, प्लीहा में जाती हैं। तो ये डेड कहाँ पे होती हैं, प्लीहा में। अच्छा एक चीज़ और, जब जैसे हमने आरबीसी की बात की, तो आरबीसी जब मर जाती हैं तो वो कहाँ पे जाती हैं, यकृत की गुफर कोशिकाओं में। वो गुफर कोशिकाएं उसको तोड़ करके नष्ट कर देती हैं। लेकिन अगर हमने कहा कोई चीज़ ज़्यादा भी ना हो, कोई चीज़ कम भी ना हो, तो अगर रुधिर ज़्यादा हो रहा है यानी कि आरबीसी की मात्रा अगर ज़्यादा है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, वो स्टोर कहाँ पे जाता है, प्लीहा में। और वो यानी कि तो प्लीहा क्या करता है, आरबीसी को भी संग्रहित करता है, और प्लेटलेट्स जो मृत होती हैं उनको भी तोड़ने का काम कौन करता है, प्लीहा, ठीक है। तो चलिए आगे आए। ये क्या है हमारा रुधिर, ठीक। रुधिर कितने पार्टों में बटे, 2 पार्टों में, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा कितना भाग बना रहा है, 55%। रुधिर कणिकाएं कितनी है, 45%। प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा हमने बताया था चोट लगने पर सबसे पहले हल्के पीले रंग का निकलता है, जो कि क्षारीय होता है, हल्का पानी से निकलता है। जब रुधिर ना बह रहा हो, खरोंच लगी हो, तो खरोंच लगने पर देखा होगा आप लोगों ने कभी, पानी टाइप में पीला पीला निकलता है, तो वो क्या होता है, तो वो प्लाज्मा यू होता है, पीले हल्का पीले रंग का होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, रुधिर प्रोटीन होते हैं, यानी कि वही कौन सी रुधिर प्रोटीन, प्रोथैम्बरिन और फाइब्रिनोजन, जो कि क्या करती हैं, रुधिर को जमाती हैं, ठीक है। 90% इसमें जल पाया जाता है, और पूरे रुधिर का कितना होता है, 55% भाग होता है। अब बात करते हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि अभी हमने बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं, ये 45% भाग होता है, तो ये जो है कितना भाग बनाती है, 40%। आरबीसी कितना भाग बनाती हैं, 40%। ये लगभग 2-3% 4% तक ये बनाती हैं, और ये लगभग केवल और केवल ये 0.01% होती हैं डब्ल्यूबीसी। प्रतिरक्षा का कार्य लेकिन यही करती हैं। 6 से 10 हज़ार तक इनकी संख्या होती है 1 मिलीमीटर में। 1 मिलीमीटर क्यूब में इनकी संख्या कितनी होती है, 6 से 10 हज़ार होती है। और इनकी जो होती है 1 मिलीमीटर में संख्या कितनी होती है, 2 से 5 लाख के बीच में होती है, तो वो नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो वेट के अकॉर्डिंग से भी होता है भाई, वेट होगा तो रुधिर बढ़ेगा। जैसे कि हमने कहा अगर 70 किलो का वेट है, तो उसमें अगर कोई 70 किलो का व्यक्ति है तो उसमें रुधिर कितना होगा, 5 से 6 लीटर होगा। तो 5 से 6 लीटर के बेसिस पे ये भी संख्या डिपेंड करेंगे, किसी में 3-4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं कि जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी 5 से इसमें जो रुधिर होता है, यानी कि ये आरबीसी मतलब मेन यही होता है। तो रुधिर यानी कि पूरा जो रुधिर होता है वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। आरबीसी मेन पूरा यही बनाता है, ठीक है। 40% भाग होता है, ठीक। अब आगे इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये रुधिर की बात की जा रही है, ठीक है, और रुधिर में ही पूरा ये आ रहा है, ठीक है। अब ये इसमें हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को। यहाँ पे अगर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी हमने कहा कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ये कणिका विहीन, कणिका विहीन कौन सी हो गई, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। क्या होता है कि जो इनकी कोशिकाएं होती है, छोटे छोटे इनके अंदर केंद्रक तो नहीं कहेंगे, छोटे छोटे कण होते हैं, क्योंकि इनका आकार निश्चित होता है, तो छोटे छोटे कण इनके कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो जब इनके कोशिकाओं में छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते, उनको कणिका विहीन कहते हैं। 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आकार में सबसे बड़ी होती हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षा का जो मेन कार्य है वो यही कोशिकाएं करती हैं। कौन सी कोशिकाएं करती हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो हमारा 3 बची, 3 कौन सी बची, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और हेट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और हेट्रोफिल्स। और हेट्रोफिल्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफिल्स क्या कहा जाता है। ये कणिकामय होती हैं, ये विभिन्न रोग उत्पन्न करती हैं। ये सब आप लोगों की जानकारी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये तो फिलहाल था रुधिर के पूरे परिचय के बारे में। अब आगे देखते हैं रुधिर के कार्य, ठीक है। रुधिर के कार्य क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पे टिक कर रखा है, ठीक है। पहला कार्य इसका क्या होता है, फर्स्ट तो कार्य ये होता है कि फेफड़ों से जो है कोशिकाओं तक O2 पहुंचाने का काम कौन करता है, O2 पहुंचाता कौन है, रुधिर पहुंचाता है। दूसरा इसका कार्य क्या है कि उत्सर्जी पदार्थों को वृक्क तक पहुंचाता है। उत्सर्जी पदार्थ यानी कि यूरिया, ठीक, जो कि यूरिन के रूप में यानी कि टॉयलेट के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। तीसरा क्या है, विषैले पदार्थ, कुछ हानिकारक ऐसे टॉक्सिन्स बनते हैं जो कि क्या, उनको कहाँ पर पहुँचाया जाता है, यकृत में भेजा जाता है। कहाँ पे भेजा जाता है, यकृत तक पहुँचाया जाता है,
ठीक है, तो ये कार्य किसका है? रुधिर का ही है। अगला क्या है? O2 को एकत्रित करके, कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके कहाँ तक पहुँचाया जाता है? फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। कहाँ तक पहुँचाया जाता है? फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। अगला कौन सा है? शरीर के ताप का नियंत्रण भी यही कोशिकाएं करती हैं, यानी रुधिर करता है। क्यों? क्योंकि रुधिर एक तरल पदार्थ है, जैसे कि हमने कहा, क्या कहा, ये तरल संयोजी ऊतक है, तो ये हर एक कोशिकाओं में पहुंच भी जाता है और तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो हम लोग पानी पीते हैं तो पानी भी इसमें घुलता है, जैसे कि अभी हमने बताया कि प्लाज्मा में 90% पानी होता है ना। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगला पॉइंट क्या है कि कोशिकाओं तक पोषक पदार्थों का पहुंचाने का भी कार्य यही करती हैं। पोषक पदार्थ कौन कौन से हो गए? जैसे कि अमीनो अम्ल हो गए, ठीक है, और ग्लूकोज हो गया, तो ये सभी क्या है? पोषक पदार्थ हैं, ठीक है। तो ये था फिलहाल रुधिर के बारे में, यानी कि रुधिर परिसंचरण के बारे में। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो आता है रुधिर, पहले तो रुधिर आएगा, दूसरा शिरा धमनी आएंगे, और क्या आएगा? हृदय आएगा, ठीक है। तो ये रुधिर के बारे में हमने पढ़ लिया, कैसे परिसंचरण करता है वो भी पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे, अगले वाले इसके टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि हमारा धमनी और शिरा क्या होती है, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? रुधिर के यानी कि हृदय की संरचना, ठीक है, और हृदय की क्रियाविधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम से, और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि हृदय की कार्य किस प्रकार से होता है, हृदय की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, हृदय की संरचना बनाइए, हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की बाह्य संरचना। तो ये सब हम अगले टॉपिक में ज़रूर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को पता है कि शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर किस में बहता है, शिरा या धमनी में, क्योंकि हमने बता भी दिया है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि शुद्ध रुधिर किस में बहता है और अशुद्ध रुधिर किस में बहता है, ठीक है। चलिए आगे इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू। अगला टॉपिक आपका रहेगा हृदय। धन्यवाद।